नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, मैं आज कुछ ख़ास वीडियो लेके आया हूँ। पहली फिल्म बेतहाशा फेमस होना हर एक कलाकार के भाग्य में तो नहीं होता है, और हमारे हिंदी सिनेमा में जितना हीरो को सब लोग चाहते वैसे ही विलन को भी चाहते हैं। वैसी पहली फिल्म और इतनी इंतकाम और इतनी कामयाबी मिलना यानी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से कलाकार नए होते हैं जो कि बहुत चाहत होती है उनको भी कि कैमरा के सामने आए, लेकिन कैमरा के सामने कॉन्शियस थोड़े हो जाते और अपना जलवा दिखा नहीं पाते, और जो कैरेक्टर जो उनको दिया गया है वो कैरेक्टर के लिए पूरा ये दे नहीं पाते, और कुछ लगता है कि हाँ ये कलाकार नया है। लेकिन एक कलाकार ऐसा था जिसने आते ही धूम मचा दी थी। अपनी आवाज़ से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी एक्टिंग से इतनी अच्छी पकड़ जमा ली थी कि वो रातों रात स्टार बन गया। स्टार तो था, स्टार तो बनते हैं हीरो लोग, लेकिन ये नेगेटिव विलन भी स्टार बन गया, और उनका नाम बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर्स लेने लगे। बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर्स उनको अपने फिल्मों में लेने लगे, क्योंकि पहली फिल्म इतनी अच्छी छाप छोड़ जाना बहुत ही बड़ी बात थी। हालांकि उनके पिताजी भी बहुत बड़े एक्टर थे, विलन थे, नेगेटिव रोल करते थे, और उनका ब्रदर भी कभी कभी फिल्मों में आया करता था, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर करते थे। हालांकि कॉलेज के दिनों में तो वो तो डॉन कहते हैं, वैसे डॉन के जैसे ही वो लोग रहते थे, दादागिरी करते थे, क्योंकि इतने बड़े विलन के बेटे थे। दोनों भाई लोग कॉलेज में थे, बांद्रा कॉलेज में थे, तो उसमें तो वहाँ पे वो बहुत दादागिरी करते थे। जैसे विलन कॉलेज ना बैठना, नहीं कुछ ना क्लास में ना बैठना, कुछ भी। हालांकि उनको समझ लीजिए कि विलनगिरी, नेगेटिविटी वो सब पहले से ही वो जानते थे। हालांकि छोटे छोटे रोल्स करने की कोशिश करते थे, ड्रामा में करते थे, लेकिन आवाज़ की बदौलत और चेहरे की बदौलत, अपने एक्टिंग की बदौलत वो आज के सुपर विलन बन गए थे। पहली फिल्म इतनी कामयाबी जैसे बहुत से रेयर कलाकारों को ही मिलती है, तो विलन में भी ऐसा ही हो गया था। तो ये विलन कौन है मैं बताता हूँ। रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे रंगीन राहों में। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वो कौन था वो भी बताऊँगा मैं। कितने आदमी थे, ये आवाज़ तो आपने सुनी और आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है। हर बच्चे के मुंह पे ये डायलॉग थे, और हर बच्चे के मुंह पे इतने फेमस हो गए थे। पूरे इंडिया में, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्होंने कैप्चर कर ली थी। तो दोस्तों, उनकी आवाज़ में बेस नहीं है। हालांकि आप कहोगे बेस नहीं है तो ये कितने अच्छे बेस वाली डायलॉग उन्होंने बोले हैं। हालांकि हुआ ऐसा ही था, क्योंकि जब वो 2 दिन की शूट की थी जब शोले, तब प्रोड्यूसर्स को, रमेश सिप्पी को भी लगा कि नहीं ये कलाकार सही नहीं है, इसे निकाल देना चाहिए। हर प्रोड्यूसर, डीओपी, सभी लोग बोलने लगे थे कि नहीं ये फिट नहीं बैठता है, उसकी आवाज़ एकदम पतली सी है, आवाज़ बराबर नहीं है, आवाज़ में बेस नहीं है। तो उस वक्त के सचिन, यानी सचिन जो बाल कलाकार थे, वो सचिन पिड़गांवकर, वो रमेश सिप्पी के असिस्टेंट थे, तो उन्होंने बीड़ा लिया कि बाबा मैं इनकी आवाज़ में बेस ला सकता हूँ, इनकी आवाज़ जैसे चाहिए कैरेक्टर, यानी पहले ही डायलॉग से पब्लिक में डर आ जाए, इस टाइप का बेस आवाज़ होनी चाहिए। बेस आवाज़ यानी जैसे कि अमरीश पुरी की आवाज़ कैसे एकदम बेस है, संजीव कुमार साहब की आवाज़ बेस वाली आवाज़ है, ओम पुरी जी की आवाज़ बेस वाली आवाज़ है, यानी सामने वाले को पकड़ के रख दे। और विलन हो तो विलन की आवाज़ तो ऐसी होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या किया जाए, तो सचिन ने एक आइडिया की। जब हम लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, जैसे समझो आप 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, लेकिन जब उस वक्त की आवाज़ देखिए और 2-4 घंटे की बाद की आवाज़ आप देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा, फ़र्क मालूम पड़ेगा। जो सुबह 5 बजे उठ के जो आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है उसमें बेस बहुत होती है, बेस बहुत होती है।
तो सचिन ने बीड़ा उठाया और उन्होंने, रिकॉर्डिंग थिएटर तो था ही, तो वहाँ पे रोज़ सुबह 5 बजे अमजद खान को नींद से उठा के डायलॉग बुलवाए गए। ये और बेस एकदम नीचे रखा गया, और ये मेहनत तो थी ही, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से ये इनकी आवाज़ में बहुत बेस होना चाहिए। चेहरा, बॉडी, ये सब देखने के बाद आवाज़ अगर पतली हो तो कैसा लगेगा, तो उस चेहरे, उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज़ बेस वाली होनी चाहिए। तो सचिन सुबह सुबह उनको उठा लेता था 5 बजे, जैसे मुंह भी नहीं धोते थे, सीधे चले जाते थे स्टूडियो में, और डायलॉग उनके जो थे वो डब करते थे। 5 से लेके 7-8 बजे तक करते थे, क्योंकि तब तक अपना जो बेस रहता है, उसके बाद तो अपना नॉर्मल आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग सुबह सुबह 5 बजे वॉल्यूम का, जो बेस का वॉल्यूम नीचे रख के डब की गई थी। उसके बाद जब ये रिकॉर्ड रमेश सिप्पी साहब ने, जब ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी, वो सुनी, तो उन्होंने सचिन को बहुत शाबाशी दी कि बोले कि ये आइडिया आपका अच्छा था। तो बोले कि नहीं, मैंने देखा, वो हालांकि सचिन असिस्टेंट थे तो उन्होंने बहुत बार ऐसा किया होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह सुबह उठते तो हमारी आवाज़ में कितनी बेस होती है, तो इनमें बेस चाहिए था। तो ये ऐसे डायलॉग, बेस वाले डायलॉग बनाए, और वो फिल्मों में डब करके, वहाँ पे डब तक वही आवाज़ जो डब की थी वो डायलॉग आपको सुनने में मिलते। ऐसे आप देखोगे तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेस वाली नहीं है, लेकिन पतली सी, जैसे कहा जाए वैसी आवाज़ है, तो ज़्यादा वजन नहीं पड़ता, ज़्यादा आवाज़ में ज़ोर नहीं आती। तो सचिन ने ये किया। फिर डायलॉग डब किए गए, उसी आवाज़ में डब किए गए मॉर्निंग में 5 बजे सुबह। और फिल्म में देखिए कि उनकी आवाज़, जो गहरी आवाज़ है, वो कैसी लगती है। कितने आदमी थे, ये जो डायलॉग उन्होंने बोला था, तो उसमें जैसे लगता है कि कहीं दूर से गुफा में से आवाज़ आ रही है, और यहाँ से गले से जो आवाज़ आती है उस टाइप की आवाज़ लाती है, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत होता है। तो लोगों को बहुत पसंद आ गई ये आवाज़। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि 2 दिन शूट होने के बाद उन्हें फिल्म से निकाले जाना था। इतनी अच्छी, आप लोग सोचे होंगे कि इतनी अच्छी आवाज़ वाले, इतनी अच्छी बेस वाले, इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी, तो उसे क्यों निकाला जाना था? क्योंकि रमेश सिप्पी ने उस कैरेक्टर के लिए, गब्बर सिंह के कैरेक्टर के लिए किसी और को चुना था। ये अमजद खान पहली पसंद नहीं थे। अमजद खान नहीं थे तो कौन था? अमजद खान नहीं थे तो डैनी को चुना हुआ था उस कैरेक्टर के लिए। लेकिन डैनी उस वक्त धर्मात्मा, फिरोज़ खान की धर्मात्मा फिल्म कर रहे थे, तो धर्मात्मा में उनको पॉजिटिव रोल मिला था, और वो चाहते थे कि मैंने ज़िंदगी भर नेगेटिव किया है, तो मुझे पॉजिटिव रोल करने का जो चांस मिला है तो वो मैं खोना नहीं चाहता। इसकी वजह से अमजद खान के हाथों में ये फिल्म आ गई, और अमजद खान ने भी बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। सुबह सुबह 2-2 घंटे वो डबिंग करते थे आवाज़ में वो बेस लाने के लिए, और वो उनकी मेहनत रंग लाई। और बाद में वो भी कलाकार तो थे ही, स्टेज के कलाकार थे ही, तो बहुत अच्छा न्याय दिया नेगेटिव रोल को, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। और जैसे जैसे लोगों की तरफ से नेगेटिविटी आती गई कि ये नहीं चलेंगे, तो इन्होंने भी ठान लिया कि मैं अपने आप को प्रूव करके रखूँगा, प्रूव करके बताऊँगा कि मैं सही हूँ, मेरा चयन आप लोगों ने सही किया है। और हुआ भी ऐसा। जब ये फिल्म रशिश देखेंगे तब लोगों ने वाह वाह कह दिया कि एक नया विलन पैदा हुआ है, बॉलीवुड में एक नया वो विलन ने एंट्री ली है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होता है, ये तो होता ही है, लेकिन जज्बा भी अपने आप में होना चाहिए। नए कलाकार में अगर जज्बा होता है तो वो सब कुछ, अपनी आर्ट सब कुछ न्यौछावर कर देता है, सब कुछ उड़ेल देता है पर्दे के सामने, कैमरा के सामने, और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसीलिए देखा गया कि जो कैरेक्टर पहली फिल्म में जो मेहनत करता है, वो मेहनत अगर हमेशा करता रहे तो वो सुपर स्टार बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना ने किया था। जो मेहनत उन्होंने पहली फिल्म की थी, आखिरी खत में जो फिल्म किया था, वही मेहनत उन्होंने हर फिल्मों में जारी रही, और इसीलिए लगातार 15 फिल्में राजेश खन्ना ने सुपरहिट दी थी। दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी। तो
बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि सचिन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है अमजद खान को अमजद खान बनाने के लिए, अमजद खान बनाने के लिए और गब्बर सिंह बनाने के लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, मुझे लिखिए, आपके जो भी सवालात है वो भी लिखिए, आपको क्या देखना है वो भी लिखिए, और लाइक एंड शेयर तो प्लीज़ करिए। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल का जो लोगो नीचे आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो पहले ही देखने मिल जाएगी। दोस्तों, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।